नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। नए संसद का पहला दिन समर्पित रहा आधी आबादी को। नए भारत का प्रतीक नया संसद भवन। 19 सितंबर की यह तारीख नए भारत की नई संसद की तारीख और इस तारीख को ऐतिहासिक बनाता देश की आधी आबादी के नेतृत्व को सलाम करता नारी शक्ति वंदन विधेयक हुआ पेश। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त महिला की होगी हिस्सेदारी अब विकसित भारत में। महिला आरक्षण विधेयक पर होगी चर्चा न्यूज नाइट में। साथ ही पुराने और नए संसद के बीच के सफर के साथ ही देश, दुनिया और खेल की भी होंगी खबरें। मैं हूं ऋतु वर्मा। शुरुआत सबसे पहले अभी तक की सुर्खियों के साथ। नारी शक्ति के वंदन के साथ नई संसद की शुरुआत। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश। पारित होने पर लोकसभा, दिल्ली सहित बाकी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण। पीएम मोदी ने कहा, नीति निर्धारण में नारी शक्ति का होगा अधिकतम योगदान। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर देश भर में जश्न का माहौल। कई केंद्रीय मंत्रियों, महिलाओं और गणमान्य व्यक्तियों ने बिल के लिए पीएम मोदी का जताया आभार, बताया युगांतकारी और ऐतिहासिक कदम। नए संकल्प के साथ नए संसद भवन की शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा, संकल्पों को पूरा करने और नए उत्साह तथा ऊर्जा के साथ नई यात्रा आरंभ करने का समय। सेंट्रल हॉल में हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए करता है प्रेरित। नए संसद भवन का नाम होगा भारत का संसद भवन। लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। प्रधानमंत्री के सुझाव के बाद पुराने संसद भवन का नाम रखा गया संविधान सदन। पीएम ने कहा, पुरानी संसद आने वाली पीढ़ियों के लिए रहेगी प्रेरणा। कनाडा पर भारत का सख्त रुख। कनाडा के आरोप को बताया बेतुका और दुर्भावना से प्रेरित। कनाडा के उच्चायुक्त को किया तलब। कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को 5 दिन के अंदर देश छोड़ने का आदेश। किसानों के लिए नए ऋण पोर्टल का शुभारंभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की शुरुआत। पोर्टल के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को सब्सिडी वाला कर्ज पाने में मिलेगी मदद। अनंतनाग मुठभेड़ में सेना को बड़ी कामयाबी। लश्कर आतंकी उजैर खान को किया ढेर। मुठभेड़ स्थल के करीब एक और आतंकी का मिला शव। तलाशी अभियान जारी। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर घर घर में विराजे गजानन। 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर महाराष्ट्र में खास हर्षोल्लास। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। और नए संसद भवन में सरकार का बड़ा फैसला। महिला नेतृत्व वाले विकास मॉडल को और ताकत देते हुए सरकार ने 19 सितंबर को ऐतिहासिक तारीख बना दी है, जब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया महिला आरक्षण विधेयक। 18 सितंबर को कैबिनेट की अहम बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी गई और लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया। इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा में इस बिल पर कल यानी 20 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होगी चर्चा। नई संसद में पहले दिन लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 यानी महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने नीति निर्माण में अधिक महिलाओं को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि राष्ट्र में उनका योगदान और बढ़ सके। प्रधानमंत्री ने देश की तमाम महिलाओं को आश्वस्त किया कि वे इस विधेयक को कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने दोनों सदनों से विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कराने का अनुरोध किया।
महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। विधेयक को केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। ये संविधान का 128वां संशोधन विधेयक होगा। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 330A, 332A, 334A में बदलाव किया जाएगा। विधेयक के पारित होने पर लोकसभा, दिल्ली विधानसभा सहित बाकी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। मेघवाल ने कहा कि विधेयक के अधिनियम बनने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की न्यूनतम संख्या 181 हो जाएगी। वर्तमान में लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं। इस बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239AA, 330A और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को पहले भी लाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर महिला आरक्षण विधेयक लाया गया है। विधेयक में संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षण संबंधित प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा। साथ ही इसे 15 साल के लिए लाया जाएगा, जिसका समय आगे बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 332 है, जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। एनडीए सरकार महिला आरक्षण विधेयक के लिए लगातार प्रयास करती रही है। 1998 से 2004 के बीच बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने कई बार महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने की कोशिश की। पहली बार 13 जुलाई 1998 को लोकसभा में कानून मंत्री एम थम्बिदुरई ने इस विधेयक को सदन के पटल पर पेश करने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। अटल सरकार में कानून मंत्री राम जेठमलानी ने 23 दिसंबर 1999 को इस बिल को पेश किया, लेकिन सपा, बसपा और आरजेडी ने इसका विरोध किया। इसके बाद 2000, 2002 और 2003 में भी विधेयक को पारित कराने की कोशिशें की गई, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट के समर्थन के बावजूद ये पारित नहीं हो सका। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय में महिला आरक्षण विधेयक कई बार संसद के पटल तक पहुंचा, मगर कानून बनने तक के सफर को तय नहीं कर सका। महिला आरक्षण विधेयक गठबंधन सरकारों के घटक दलों की संकुचित सोच का शिकार होता रहा। बिल के लोकसभा में पारित होने की संभावना है, क्योंकि सदन में सरकार के पास बहुमत है और कई विपक्षी दलों ने भी विधेयक का समर्थन किया है। ये इस बात की उम्मीद जगाता है कि अब महिला आरक्षण विधेयक के सामने पुरानी चुनौतियां और परिस्थितियां नहीं हैं। लोकसभा में मंगलवार को देश में महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिखने की पहल से जहां देशवासियों में जश्न का माहौल है, तो कई राजनीतिक दल इसमें राजनीति तलाशने में जुट गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई संसद भवन में आमंत्रित महिलाओं को मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। भाजपा सहित कई राजनीतिक दलों ने लोकसभा में महिला आरक्षण की इस नई पहल को युगांतकारी करार दिया। उनका मानना है कि यह विधेयक हमारी महिला शक्ति, हमारे राष्ट्र की नेतृत्व शक्ति बने, उसको परिभाषित करेगा। राष्ट्र की महिला शक्ति को नमन करते हुए प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदन बिल आज लेकर आए हैं। सर्वप्रथम वर्षों से महिलाओं के राजनीतिक संघर्ष को समाधान तक पहुंचाने के लिए संकल्प का स्वरूप स्वयं प्रधानमंत्री बने हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं। महिलाएं देश की आधी आबादी हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाए बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए नई संसद भवन के पहले दिन
जो हमारा विधेयक इंट्रोड्यूस हुआ है वो महिलाओं की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए महिला आरक्षण विधेयक हम लेके आए हैं। जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, महिला नेतृत्व विकास, इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आरक्षण लाया गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो आज तक कोई नहीं कर पाया, जो कल तक केवल लाते तो थे बिल, पास नहीं कराते थे, मोदी जी लाए भी हैं, पास कराएंगे भी। ये देश के एक बहुत बदलाव का ऐतिहासिक क्षण है, तो हम सभी बहुत ही खुश हैं। नारी शक्ति का अभिनंदन, देश की दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी की परंपरा का अभिनंदन, और देश के भविष्य और उज्जवल हो, ये हमारी कामना है। मुझे खुशी है कि आज एक सशक्त रूप में, नारी शक्ति वंदना के रूप में इस बिल को प्रस्तुत किया गया है। जरूर इस पे चर्चा हो, पक्ष विपक्ष अपनी तरफ से तमाम बातों को रखे, पर अंतोगत्वा उम्मीद करता हूं कि सर्वसहमति से ये बिल पारित हो ताकि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने 1996 से लंबित महिला आरक्षण विधेयक के लिए पीएम को बधाई दी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने महिला आरक्षण विधेयक का स्वागत किया। I want to congratulate the Prime Minister. At least he has taken the decision yesterday in the cabinet, which was pending from 1996, where the UF government headed by me was taken this woman reservation in 1996. मुझे यकीन है कि ये जो फैसला होगा और बिल पास होगा तो ये औरतों को अहम फैसले करने में जो है उनका एक रोल बनेगा और अच्छा है, पूरे मुल्क की जो है तरक्की में ये बहुत अहम कदम होगा। Who amongst us who opposes it? We have implemented it here at the levels that was appropriate for us. We have never been opposed to process of reservation so that women get their rightful place in the decision making of this country. हालांकि कई राजनीतिक दल महिला सशक्तिकरण में भी राजनीति खोजने में लगे हैं। इन्हीं दलों ने सालों तक आधी आबादी को न्याय देने में अड़ंगा लटकाए रखा है। सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि वुमेन बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं। 9 years have passed, they have not implemented that promise. Now in the fag end of their second term, they have brought this bill. And what is this bill? It just ensures that in fact women are going to be deprived till the next census, till the next delimitation exercise. आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। देश आज ऐसे पथ पर चल पड़ा है जहां भारत महाशक्ति बनने के साथ ही इसकी बागडोर भी महिला नेतृत्व को सौंपने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ शैलेंद्र मिश्र, कुमार आलोक और राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नारी शक्ति वंदन विधेयक ने देश की राजनीति में महिलाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं, जिसको देश भर में महिलाओं के बीच जश्न के रूप में देखा जा सकता है। दशकों से अटके इस विधेयक को जैसे ही सदन में पेश किया गया, देश भर में महिलाओं में एक नया उत्साह देखा गया। देश भर में महिलाओं के बीच जश्न का माहौल है, एक नई उम्मीद और देश नए इतिहास लिखने की ओर। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण से जुड़े नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किए जाने के बाद देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में महिलाओं ने महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किए जाने का जोरदार स्वागत करते हुए जश्न मनाया, तो वहीं तेलंगाना के हैदराबाद में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पटना में भी महिलाओं के बीच एक नए युग की शुरुआत की खुशी साफ झलक रही थी। मोदी सरकार का हम औरतें दिल की गहराइयों से स्वागत करती हैं, अभिनंदन करती हैं। जिस सरकार ने हमारे लिए सोचा, इससे बहुत बेनिफिट्स होंगे महिलाओं के लिए, एम्पावरमेंट बढ़ेगी महिलाओं की, आगे वो घर से निकल के कुछ करने के लिए प्रेरित होंगी। तो मुझे लगता है ये बिल महिलाओं के लिए एक बहुत मोटिवेशन वाली चीज है। मैं नारी शक्ति अधिनियम के लिए मोदी जी का दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना सोचा है।
महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को बॉलीवुड की अभिनेत्रियों ने भी सराहा है। अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने कहा कि आरक्षण बिल महिलाओं को समानता का अधिकार देगा। वहीं कंगना रनौत ने महिला आरक्षण बिल को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया, तो शतरंज खिलाड़ी तानिया सचदेव ने इसे एक ऐतिहासिक पल करार दिया। हमारी नई पार्लियामेंट है, उसका जो पहला सेशन हुआ है वो वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन अपलिफ्टमेंट को, जो औरत स्त्रियों का सशक्तिकरण है उसके लिए डेडिकेट किया गया। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट बनाई है जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोई भी मुद्दा, कोई भी चीज डिस्कस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वुमेन को एज अ प्रायोरिटी रख के, गर्ल चाइल्ड को, हमारी जो यंग वुमेन है, एल्डरली वुमेन है, सबको प्रायोरिटी रख के महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया है। ये कहना पड़ेगा, मोदी जी ने पहले बोला था करके दिखाया, जो लोग सोचते रह जाते हैं और जो गवर्नमेंट है वो सोचती रह जाती है, मगर मोदी जी ने कर दिखाया। और इससे क्या होता है ना, एक दिलासा बढ़ता है औरतों का पूरी हमारे पूरे देश में। तो अब देखिए भारत आगे जाएगा। अभी ये तो पहली है, अभी बहुत सारे बिल और पास होने बाकी है। मोदी जी को थैंक यू कहना चाहूंगी, महिलाओं को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना समझने के लिए। ट्रूली हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडिया, फॉर वुमेन, एंड आई होप विद दिस जो भी हमारे विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे पार्लियामेंट में, आई थिंक इट विल बी अ ह्यूज एनकरेजमेंट फॉर गर्ल्स इन एजुकेशन, गर्ल्स टू टेक अप स्पोर्ट्स, एंड फॉर ऑल जो हमारे महिलाओं में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन। सो आई वांट टू थैंक यू सर एज समवन हुज प्लेड फॉर इंडिया एंड रिप्रेजेंटेड द कंट्री। ट्रूली अ बिग मोमेंट। दशकों से संसद में अटके महिला आरक्षण की ये नई पहल नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नए युग के इतिहास लिखने के लिए तैयार है, जो देश की आधी आबादी को न्याय देने के साथ साथ समाज में मजबूती भी प्रदान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संसद में आज नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश होने पर देश भर में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री के इस कदम की देश भर में महिलाएं सराहना कर रही हैं। आइए देखते हैं कुछ और प्रतिक्रियाएं। महिलाएं हमेशा दिखनी चाहिए, क्योंकि महिला का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग होता है, क्योंकि वो एक महिला ही एस्पाउस कर सकती है। बिकॉज अगर आप मेल हैं और मैं महिला हूं, हमारी जर्नी सेम है, हमारा रास्ता सेम है, बट कुछ चीजें हैं जो आर इम्पोर्टेंट टू अ महिला ओनली। तो बीइंग अ महिला, वन कैन फील द पेन ऑफ अदर महिलाज, उनके लिए हम लड़ सकते हैं, उनके कॉजेज को हम धीरे धीरे रिमूव कर सकते हैं और एक वे निकल सकता है। पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स को ओपनिंग में उन्होंने सब वर्ग के कलाकारों को, प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया। हमारा सौभाग्य हुआ कि हम यहाँ पर आ पाए और बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है, जो इतने दिनों से सोई हुई बातें थी आज सजग हो उठी और आज गणेश चतुर्थी वाले दिन इसका पुनः शुभारंभ हुआ। हम लोग बहुत आनंदित हुए और लगता है कि मोदी जी की सारी परिकल्पना पूर्ण होगी, क्योंकि आज उन्होंने शक्ति को स्मरण किया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा जो सोच रही है कि महिला को एक ऐसे प्लेटफॉर्म में लाके खड़े के विश्व सारा देखे कि भारत में जो महिला की एक सोच को साकार करने की दृष्टि है वो कहीं नहीं है, और उसको उन्होंने कर दिखाया। हालांकि संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का ये विधेयक है, लेकिन जिस तरह का खुशी, जिस तरह का उत्साह और एक नई सोच जो मोदी सरकार की है, उसको सलाम करती तमाम महिलाएं हमने देखी। आइए आपको बताते हैं महिला आरक्षण बिल में खास क्या है। संविधान के 128वें संशोधन के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये लागू होगा। लोकसभा, दिल्ली और बाकी सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी। लोकसभा की 543 में से 181 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। आरक्षित सीटें दिल्ली समेत राज्यों की विधानसभाओं में भी महिला आरक्षण बिल लागू होगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जो आरक्षित सीटें हैं, उन पर भी महिलाओं को आरक्षण का फायदा मिलेगा। महिला आरक्षण रोटेशन पद्धति के अनुसार लागू किया जाएगा, यानी 15 साल होगी महिला आरक्षण की अवधि और 15 साल के बाद महिला आरक्षण पर संसद करेगी पुनः विचार। कानून बनने के बाद इसका नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम होगा। और आइए नजर डालते हैं संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की अभी मौजूदा स्थिति क्या है। संसद और अधिकतर विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज की तारीख में 15% से कम है।
लोकसभा में 543 सांसदों में से 78 महिला सांसद हैं, जो कि 15% से भी कम है। वहीं राज्यसभा में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 14% है। इसमें भी 19 विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% से कम है, तो वहीं 11 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां ये प्रतिनिधित्व 10% से अधिक है। तो जिन विधानसभाओं में 10% से अधिक है, आइए उनके बारे में भी आपको बताते हैं। उनमें बिहार है, जहां 10% से ज्यादा प्रतिनिधित्व महिलाओं का है। छत्तीसगढ़ में 14% से ज्यादा, हरियाणा में 10%, झारखंड में 12% से ज्यादा, पंजाब में 11% से ज्यादा प्रतिनिधित्व महिलाओं का है। तो ये वो विधानसभाएं हैं जिनमें राजस्थान भी है, जहां 12% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। उत्तराखंड है जिसमें 11% से ज्यादा प्रतिनिधित्व है। उत्तर प्रदेश में 11% से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में 13% से ज्यादा है और दिल्ली में 11% से ज्यादा है। वहीं गुजरात विधानसभा में ये 8.2% है। वहीं जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सिर्फ एक ही महिला विधायक है। यानी कि आने वाले समय में, हालांकि सफर अभी भी लंबा है और उसको लेके भी कई ऐसे सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ी राजनीतिक तस्वीर बदलेगी। और ये विधेयक सिर्फ राजनीतिक तस्वीर ही नहीं बदलेगा, बल्कि महिलाओं के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। आज हमारा विशेष भी इसी पर आधारित है। नई संसद, नारी शक्ति का वंदन। नई संसद, नारी शक्ति का वंदन। नई संसद का पहला दिन इतिहास की तारीख में दर्ज हो गया है और इसी के साथ महिलाओं के नेतृत्व को, विमेन लेड डेवलपमेंट की जो बात सरकार कर रही है, उसी दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर गीता भट्ट स्टूडियो में जुड़ गई हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट और एजुकेशनिस्ट हैं। गीता जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ शेखर अय्यर साहब जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शेखर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गीता जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई इस विधेयक की। और हम ये मानते हैं कि पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से महिला आरक्षण विधेयक ने इंतजार बहुत लंबा किया है कि लोगों की सोच में एक तब्दीली होगी। सोच में कितनी तब्दीली हुई है? जब ये कानून बनेगा और फिर इस पर अमल होगा, तब ज्यादा उस पे से एक तरह से कह सकते हैं पर्दा हटेगा। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूर बदल चुकी है पिछले 20, 21, 22 साल में, जिसका कि परिणाम आज दिखाई देता है। कैसा महसूस कर रही हैं? पहला रिएक्शन जी। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आज सच में ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि नई संसद में जो पहला सत्र प्रारंभ हुआ, उसी में सरकार के द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लाया गया है, उसके लिए। और आज गणेश चतुर्थी भी है, तो बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि सभी ओर से आज का एक बहुत ही शुभ दिन था, बहुत पावन दिन था। ऐसे समय में पूरे देश भर में सभी महिलाओं को और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप इसका जो नारी शक्ति वंदन अभी अधिनियम लाया गया है, एक जो मैं इसमें जो मैं कहना चाहूँगी सरकार की संवेदनशीलता है कि यहाँ से आरक्षण शब्द की जगह यहाँ शक्ति वंदन अधिनियम जो है इसका नाम रखा गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार से बड़ी संवेदनशीलता से इस अधिनियम को संसद में प्रस्तुत करा गया है। और अगर आप इसकी यात्रा को देखें, महिलाओं को संसद में जो 33% आरक्षण देने की बात है, अगर आप इसका पूरा इतिहास देखें तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि सबसे पहले ये बात जो है ये 1975 में नूरुल हसन ने कमेटी को जो है उन्होंने उसमें इस बात को कहा था कि महिलाओं को भी संसद में आरक्षण देने की आवश्यकता है। हालांकि उसमें कितना प्रतिशत होना चाहिए इस पर कोई बात नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो सरकारें आई, मार्गरेट अल्वा के प्रतिनिधित्व में भी एक कमेटी इसी प्रकार 80 के दशक में बनी थी, जिसने अपनी जो रिपोर्ट जो सबमिट करी थी उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर और साथ ही साथ महिलाओं को आरक्षण देने के विषय को लेकर और साथ ही साथ 3 तलाक को जो है उस पर पाबंदी लगाने की जो बात है उसको बड़ी पुरजोर तरीके से उस बात को उस रिपोर्ट में कहा गया था। हालांकि वो नहीं 3 तलाक का भी जिक्र करा, तो ये तमाम ऐसे मसले थे जिसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति मौजूदा सरकार ने दिखाई और उसे एक तरह से सफल किया है। शेखर अय्यर साहब हमारे साथ हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति की जहां बात होती है, शेखर साहब, एक लंबा समय देखा महिला आरक्षण बिल ने, क्या आपको लगता है कि अब जब कल इस पर चर्चा होगी तो उम्मीदें काफी लगती हैं
कि बहुमत के हिसाब से अगर हम सरकार को देखें और तमाम राजनीतिक पार्टियों की सोच में भी एक तब्दीली हुई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल किए जा रहे हैं कि चुनाव में सरकार जाने वाली है, उससे पहले इसकी घोषणा कर दी है, परिसीमन की बात हो रही है, सेंसस की बात हो रही है, अभी तुरंत फायदा नहीं मिलेगा, कई तरह के सवाल भी किए जा रहे हैं। शेखर साहब। बिल्कुल रितु जी, कहीं ना कहीं विपक्ष को लग रहा है कि सरकार ने इतना बड़ा कदम ले लिया है, कहीं ये महिला वोटर्स के बीच पे एक प्रकार से बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा और हमें क्या मिलेगा, क्या हमें नुकसान हो जाएगा, ये डर की वजह से आप देख रहे हैं एक प्रकार से दौड़ लगी हुई है क्रेडिट लेने की कि ये हमें ने सोचा था, राजीव गांधी ने ही पहला किया था, इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन वास्तविकता यही है, 2010 में यूपीए का कार्यकाल में ये कानून राज्यसभा में पास किया गया था, लेकिन लोकसभा में पेश होने नहीं दिया। आप समझ लीजिए, होने दिए मतलब जो पार्टी समर्थन दे रहे थे कांग्रेस को यूपीए काल में, उन्होंने विरोध किया। इतना तक ऐसा ये आया कि क्या मार्शल लगा के उनको हटाए, क्या ऐसी बात आई थी। तो उस पर फिर सरकार, उस समय की जो सरकार थी वो पीछे हट गई। और हमने ये इंटरव्यूज भी देखे जहां कांग्रेस अध्यक्षा, उस समय के जो अध्यक्ष थे सोनिया गांधी जी का ऑन रिकॉर्ड कि हमारे पार्टी की लोग ही इसको विरोध कर रहे हैं। और इसका मतलब जब कांग्रेस पार्टी के अंदर विरोध था तो वो कानून पास नहीं हुआ, यही कारण था। लेकिन आज की हालत अलग है, क्योंकि बीजेपी, आपने इच्छा शक्ति की बात की, राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात की, वही कारण है कि ये कानून अगर पेश हुआ है, सब मतलब कॉन्फिडेंट है कि ये कानून बिल्कुल पास होगा और लागू भी होगा। और जब चुनाव होगा 2029 के बाद, उसमें ये पूरा इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसमें देखिए एक चीज, सरकार ने जल्दबाजी इसलिए नहीं की क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, जब ये तय हुआ था कि 25 साल के लिए जो संख्या है लोकसभा की संख्या पर एक फ्रीज लगाई गई थी। तो ये फ्रीज का मतलब कि जब वो 25 साल का मतलब वो खत्म होगा 2024 में, 2026 में जी। उसके बाद जो सेंसस होगा, जो सेंसस फिगर्स होंगे, आएंगे लेटेस्ट फिगर्स, उस फिगर्स के हिसाब से सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस पे बाकी डिबेट्स आ रहे हैं, क्या दक्षिण राज्यों के लिए सीट घट जाएगा, उत्तर भारत के लिए सीट बढ़ जाएगा, वो सब अलग चीज है जिसको सोल्यूशन भी है, उसका ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है सरकार ने ये पहले ही तय कर लिया था कि अगर कोई काम करना है तो पक्का काम करना है, कि अभी कुछ ला दो फिर बाद में उसको दिक्कत हो, कोई लीगली इसके लेकर कोई कोर्ट पे चला जाए, कोई प्रॉब्लम्स हो, ये ना करके जो डिलिमिटेशन की काम जो बाकी है वो काम होने दीजिए। उसके बाद मतलब डिलिमिटेशन काम तभी होगा जब सेंसस होगी। हम सब जानते हैं सेंसस इस बार डिले हो गया था, इसका कारण कोरोना काल में जो हालत थी वो सेंसस नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसके लिए भी तैयारी है, ट्रेनिंग दिया जाती है जो एनुमरेटर्स है, तो इसके कारण डिले हुआ। शेखर साहब, ये 4 साल ज्यादा तकलीफ दे होने चाहिए या पिछले जो 20-25 साल से जो काम नहीं हो रहा था वो ज्यादा तकलीफ दे होना चाहिए था? इस पे सवाल लेते हैं गीता जी से। गीता जी, क्या आपको लगता है ये जो इतना लंबा इंतजार था और नीति निर्माताओं में महिलाओं की भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो गई है पिछले 20-25 साल के बदलाव को, और इस विधेयक को आप किस तरह से देखती हैं महिलाओं के परिप्रेक्ष्य से? क्योंकि आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, तो जमीन पे क्या आप महिलाओं की भागीदारी इलेक्टोरल प्रोसेस में, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप में, तमाम क्षेत्रों में किस तरह का वो बदलाव देख रही हैं कि इसकी जरूरत है आज? अगर रितु जी आप देखें तो 21वीं शताब्दी में जैसे जैसे अगर हम थोड़ा सा भी अगर हम इलेक्शन कमीशन के जो वोटर लिस्ट होती है अगर उसे देखें तो आप देखेंगे कि जितने राज्यों में चुनाव हुए हैं उनमें मतदान देने की जो संख्या है अब पुरुषों की और महिलाओं की आप देखें लगभग अब बराबर है, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि ज्यादा, और कई जगह तो ऐसा है कि महिलाएं ज्यादा संख्या में आ रही हैं। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि महिलाओं कहीं ना कहीं वो जागरूकता उनके अंदर है, उनको मालूम है कि उनके क्या दायित्व हैं और साथ ही क्या अधिकार भी हैं, और उनको वो एक्सरसाइज करना चाह रही हैं। साथ ही आप देखें तो पिछले 10 सालों में देखिए परिस्थिति कई ऐसी भी थी जब महिलाओं के पास, खास करके जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ महिलाओं के पास
जो है टॉयलेट्स नहीं थे, पैखाने नहीं थे, वहाँ सरकार ने जिस प्रकार से जो पहले 2014 के बाद जो पहले 5 वर्ष से उसमें जो एक इज्जत घर के नाम से जो महिलाओं के लिए जो ग्रामीण इलाकों में जिस प्रकार से वहाँ उनके शौचालय के निर्माण कराए गए, वहाँ से लेकर अगर आप देखें तो पिछले 3 वर्षों में सरकार की एक बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने एक प्रयास किया है कि जितने भी जो औद्योगिक संस्थान हैं और जो कि साथ ही साथ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें महिलाओं को किस तरह नेतृत्व में लाया जाए, एक बड़ा मुहिम। और इसमें प्रधानमंत्री ने इस पे विशेष जोर दिया कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के जितने भी ऐसे फील्ड्स हैं उनमें महिलाओं के लिए नेतृत्व के लिए कार्यशालाएं कराई गई ताकि उन्हें नेतृत्व दिया जाए। तो धीरे धीरे आप देखें कि अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़कर उनको जो जहां वो एक कहीं ना कहीं नेतृत्व कर सके, जहां वो निर्णय ले सके, निर्णय प्रक्रिया में जो उनकी भागीदारी हो, इसको लेकर जो अलग अलग प्रयास किए गए उनको मैं समझती हूँ एक तरह से आज उनका समावेश हुआ कि जो संसद में जो प्रतिनिधित्व महिलाओं को देने की जो बात आई है, क्योंकि आप आगे आने वाले दशक में देखिएगा कि इससे किस प्रकार से जो राजनीतिक जो दिशा है देश की उसमें कैसा सकारात्मक बदलाव आएगा जी, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी में जो पॉलिसी बनती है, नीति बनती है, उसमें महिलाओं का योगदान रहेगा, उनकी एक अपनी दृष्टि है। क्योंकि समाज में एक अगर आप देखें घर परिवार को भी जोड़ के महिलाएं रखती हैं, जो बहुत सारी चुनौतियां हैं जो महिलाओं को समाज में वो झेलती हैं, उसको लेकर भी क्या बदलाव आने चाहिए, उसमें वो संवेदनशीलता आएगी। शेखर साहब, जहां देश एक बड़े बदलाव के लिए तैयार ही है, अगर हम कहें कि आधी आबादी इसके लिए तैयार थी और इस बात का इंतजार कर रही थी एक लंबे समय से, ऐसे में जब आज पहला ही दिन इस नए संसद भवन का था, इस बिल को रखा गया, उसके बाद का जो वाद विवाद रहा जिसमें तथ्यों को लेकर एक तरह से एक बहस हुई कि तथ्य क्यों तोड़ मड़ोड़ के रखे जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि विपक्ष को आज का दिन कम से कम इस तरह का रखना चाहिए था कि एक बड़ा एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया, उसमें सर्वसम्मति के साथ सब लोग साथ मिलके इस बिल को लेकर, हालांकि कल चर्चा होनी है और आगे की प्रक्रिया कल से शुरू होगी इसके पास होने की। रितु जी, अगर ईमानदारी से अगर विपक्ष को इस मामले को आगे ले जाना है तो इसको स्वागत करना चाहिए था। अब क्या लग रहा है कि भी स्वागत भी कर रहे हैं, अंदर विरोध भी कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि नहीं अब सेंसस क्यों नहीं हो रहा है, सेंसस की वजह से ये कुछ नहीं है, ये केवल एक इवेंट मैनेजमेंट है, इस तरह की कमेंट्स जो है। देखिए बात क्या है कि वो जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री में इतनी अच्छी शक्ति है, वो जो सोचते हैं वो अंत तक उसको देखते हैं। तो इनको लग रहा है कि उनका जो रिकॉर्ड रहा इस मामले में, पार्टी के अंदर विरोध, सहयोगी को विरोध, ये वाला परिस्थिति अभी नहीं है। क्योंकि शेखर साहब आज कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम लेके तो आए थे इस बिल को राज्यसभा में, लेकिन हमारी राजनीतिक हैसियत नहीं थी। तो क्या गठबंधन सरकारों के जो घटक दल थे उनके जो संकुचित विचार थे या फिर उनका जो दबाव था उससे आज मुक्त, आज आजाद है मोदी सरकार? बिल्कुल रितु जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर ऐसा कोई किसी का कोई इसमें कोई ऑब्जेक्शंस हो उसको भी सरकार दूर करेगी, जो भी चिंताएं हैं या कुछ ये लेकर। क्योंकि बात जो सच बात क्या है, देखिए बीच में जब ये कानून पहली बार लाया गया था, वो अटल जी के समय में भी इसका कोशिश हुआ था, लेकिन बार बार यही कहा गया भाई पार्टी पर छोड़ दीजिए, पार्टीज अपने आप 33% रिजर्व कर लेंगे, अपने टिकटें जब बांटेंगे। लेकिन वो वास्तविकता नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इतना विरोध है। और दूसरा ये बात थी भाई हमें तो सीट जीतना है, विनेबल कैंडिडेट्स कहाँ है, हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं जो पार्टीज कह रहे हैं इतना विलंब हो गया है, वो क्यों ना 2024 में अपने जो टिकट देंगे ज्यादा महिलाओं को दे, वो एक प्रकार से वो भी दिखा सकते हैं अपनी इच्छा शक्ति, लेकिन वो नहीं करेंगे। देखिए बात ऐसा है, ये केवल इनको बस हिस्ट्री पे आना भाई हमने कोशिश किया था। देखिए कोशिश से ज्यादा आज जो हमारे सामने जो बिल आई है, मैं मानता हूं बड़ी रियलिस्टिक बिल है। जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सब ध्यान में रखते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं हुई। अगर केवल सुर्खियों के लिए करना है तो आप लागू कर दे, मतलब ये कानून पास कर देते, फिर जाके लीगल प्रॉब्लम्स होते, कोर्ट में होते, डिलिमिटेशन को लेकर होता सवाल, कई चीजें होती। वो बात उस तरह की कोई गलतियां नहीं की है सरकार जी, इस वजह से आप देख रहे हैं कि ज्यादा हम मतलब जो विपक्ष की जो प्रकार से जो रिएक्शन देख रहे हैं, मतलब हाँ भी है ना भी है, लेकिन वो जानते हैं
बिल्कुल पास होगी ये कानून, और ये इसी स्पेशल सेशन में ही पास होगी, और हिस्ट्री बन चुकी है रितु, हिस्ट्री बन चुकी है। जी बिल्कुल शेखर साहब, इतिहास लिखा जा चुका है आज नारी वंदन विधेयक के साथ ही, और ये उम्मीद की जा रही है कि कल जब चर्चा शुरू होगी तो विपक्ष के तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। सर्वसम्मति से उम्मीद की जा रही है कि ये विधेयक पास होगा और भारत एक नया इतिहास लिखेगा, विकसित भारत की तरफ बढ़ते अगले 25 साल के इन कदम में बड़ी भागीदारी और हिस्सेदारी महिलाओं की भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे स्टूडियो आने पर चर्चा के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज नाइट में खबरें अभी और भी हैं, और न्यूज नाइट में आगे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आज नए भारत की नई संसद से जुड़े कुछ तथ्य आपके सामने लेके आएंगे। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। चाची कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है देश में साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी बनाने का। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचकर आइए वैज्ञानिक सामर्थ्य के इस शंखनाद को चंद्रयान महाक्विज में हिस्सा लेकर सेलिब्रेट करते हैं। मैं देश भर के स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि आप सभी बड़ी संख्या में इससे जुड़े। mygov.in पर जाएं, चंद्रयान 3 से जुड़े 10 सवालों के जवाब दें और 1 लाख तक के पुरस्कार जीते। चंद्रयान महाक्विज, खेले, जीते, गर्व करें। संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार की कार्रवाई नए संसद भवन में हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि भवन बदला है और मैं चाहूंगा कि भाव भी बदलना चाहिए और भावना भी बदलनी चाहिए। आज से नए संसद भवन में संसदीय कार्रवाई की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी सभी सांसदों के साथ पुरानी संसद से नई संसद तक पैदल मार्च करके पहुंचे। भारतीय संसद के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा था। संसद का कामकाज पुरानी इमारत से नए भवन में शिफ्ट हो रहा था। कई सांसदों के लिए एक भावुक पल था। आजादी और संविधान को अपनाने की गवाह संसद की पुरानी इमारत को विदाई देने पक्ष विपक्ष के तमाम सांसद पहुंचे। नए संसद भवन में जाने से पहले पीएम मोदी संसद के सेंट्रल कक्ष में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी नेताओं से गर्मजोशी से मिले और दोनों सदनों के सभी सदस्यों का एक समूह फोटो लिया गया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का सेंट्रल हॉल हमें भावुक भी करता है और कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। पीएम ने कहा, आज हम यहां से विदाई लेकर संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं और ये बहुत शुभ है कि गणेश चतुर्थी के दिन वहां बैठ रहे हैं। सेंट्रल हॉल के महत्व को बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे संविधान ने इसी सेंट्रल हॉल में आकार लिया। यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता का हस्तांतरण किया। इसी सेंट्रल हॉल में हमारे तिरंगे राष्ट्रगान को अपनाया गया। संविधान सभा की बैठक यहाँ शुरू हुई और उन संविधान सभा की बैठकों के द्वारा गहन चर्चा विचारणा कर करके हमारा संविधान यहीं पर आकार लिया। यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया, उस प्रक्रिया का भी साक्षी हमारा ये सेंट्रल हॉल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों सदनों ने मिलकर करीब 4000 से अधिक कानून पास किए हैं। अभी तक लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर करीब करीब 4000 से अधिक कानून पास किए हैं और कभी जरूरत पड़ी तो ज्वाइंट सेशन के माध्यम से भी कानून पारित करने की दिशा में रणनीति बनानी पड़ी और उसके तहत भी दहेज रोकथाम कानून हो, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल हो, आतंक से लड़ने के लिए कानून हो, ये संयुक्त सत्र में पास किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी सदन ने मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाए हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प लेकर फिर एक बार संकल्पबद्ध होकर और उसे परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। भारत नई ऊर्जा से भर चुका है और यही चेतना, यही ऊर्जा इस देश के कोटि कोटि जनों के सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर सकती है और संकल्प को परिश्रम की पराकाष्ठा कर करके सिद्धि तक पहुंचा सकती है। ये हम देख सकते हैं और मेरा विश्वास है देश जिस दिशा में चल पड़ा है, इच्छित परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। हम गति जितनी तेज करेंगे, परिणाम उतने जल्दी मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुराने संसद भवन की महिमा और गरिमा को हर कीमत पर संरक्षित किया जाना चाहिए और इसे पुराने संसद भवन का दर्जा देकर कम नहीं किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि इस भवन को संविधान सदन कहा जाएगा। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम
का छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। और संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार की कार्रवाई नए संसद भवन में हुई है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए सुनाते हैं। गणेश चतुर्थी का शुभ दिन। इस पावन अवसर पर भारत ने एक नई शुरुआत की। संकल्प से सिद्धि की ओर एक नए विश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नितिन गडकरी और अन्य सांसदों ने नए भवन में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए सभी सांसद और देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नए संसद भवन में नए संकल्प गढ़ेगा। उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता और G20 के सफल आयोजन की भी चर्चा की। विज्ञान जगत में चंद्रयान 3 की गगनचुंबी सफलता हर देशवासी को गर्व से भर देती। भारत की अध्यक्षता में G20 का असाधारण आयोजन विश्व में इच्छित प्रभाव, इस अर्थ में ये अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करने वाला एक अवसर भारत के लिए बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद के नए भवन में आजादी के पर्व का गवाह रहा सेंगोल मौजूद है। ये देश की भावी पीढ़ी को भी प्रेरणा देता रहेगा। आजादी की पहली किरण का साक्षी जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाला है, वैसा पवित्र सेंगोल और ये वो सेंगोल है जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का स्पर्श हुआ था। तमिलनाडु की महान परंपरा का वो प्रतीक तो है ही, देश को जोड़ने का भी, देश की एकता का भी वो प्रतीक है। वहीं राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नया संसद भवन केवल एक नई इमारत भर नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत का भी प्रतीक है। ये सदन देश के 140 करोड़ नागरिकों में एक नई ऊर्जा, आशा और विश्वास पैदा करने वाला है। राज्यसभा में हमारे पास उतनी संख्या नहीं थी, लेकिन हमें एक विश्वास था कि राज्यसभा दलगत सोच से ऊपर उठ करके देश हित में जरूर अपने फैसले लेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह अवसर कई मायनों में अभूतपूर्व है। आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है और भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज। और खबरों में आगे, कनाडा के आरोपों पर भारत ने सख्त शब्दों में जवाब दिया है। भारत ने कनाडा के आरोप को खारिज करते हुए उन्हें बेतुका और दुर्भावना से प्रेरित बताया है। इसी कड़ी में विदेश मंत्रालय ने भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकी को तलब कर भारत में स्थित एक वरिष्ठ कनाडा के राजनयिक को निष्कासित करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया है। संबंधित राजनयिक को अगले 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया है। यह निर्णय भारत के आंतरिक मामलों में कनाडा के राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, भारत कनाडा के आरोपों को खारिज करता है। MEA की वेबसाइट पर प्रकाशित बयान में कहा गया है कि हमने उनकी संसद में कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान को देखा है और उनके विदेश मंत्री के बयान को भी खारिज किया है। कनाडा में हिंसा के किसी भी कृत्य में भारत सरकार की भागीदारी के आरोप बेतुके और दुर्भावना से प्रेरित हैं। और न्यूज़ नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिला
चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान ऋण पोर्टल और घर घर केसीसी अभियान लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम के दौरान निर्मला सीतारमण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तकनीकीकरण की ओर ध्यान देने की बात कही। But I was more concerned about the regional rural banks, which are partly owned by the states, partly owned by sponsor banks, and their digitization, computerization. Therefore, if they didn't have it, extending phone bank facility, banking facility on the phone, not the phone banking of the UPA era. So, for banks to produce internet banking facility, unless their computerization happens, it won't work out. और विश्वकर्मा योजना से बिहार के कई लोकप्रिय हस्तशिल्पों से जुड़े कामगारों को फायदा होगा। बिहार के विशिष्ट कलाओं में से एक है चांदी की मछली, जो विवाह सहित अनेक शुभ कार्यों में काम आती है। विश्वकर्मा योजना को लेकर चांदी की मछली बनाने के कुटीर उद्योग से जुड़े ये कारीगर काफी उत्साहित है। ये है चांदी की मछली और ये कारीगर मछली को आकार दे रहे हैं। बांका जिले के बनिया गांव में यह चांदी की मछली घर घर बनती है। ज़्यादातर इस रोजगार से स्वर्णकार ही जुड़े हुए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में दूसरे समुदायों और जातियों के लोगों की रोजी रोटी भी इससे जुड़ी हुई है। यह चांदी की मछली धनतेरस में, शादियों जैसे शुभ अवसरों पर और घर में शगुन के तौर पर रखी जाती हैं और इसकी देश के साथ साथ विदेशों, भारतवंशियों के बीच काफ़ी मांग है। हस्तकला का ये बेहतरीन नमूना है, लेकिन अन्य कुटीर उद्योगों की तरह इसमें भी पूंजी की कमी होती है। विश्वकर्मा योजना शुरू होने से इन कारीगरों को भी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री योजना विश्वकर्मा ये जो अभी चल रहा है अस्थि की, मतलब हम लोग कहीं बढ़िया ढंग से अगर मिल जाता है तो उसकी मदद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बच्चा भी सही रहते हैं, बच्चा भी सही स्कूल में पढ़ाते हैं। महाजन से काम लाकर मजदूरी पर मछली बनाने का काम करने वाले अनुराग ठाकुर कहते हैं कि अगर उनके पास पूंजी हो तो वे खुद अपना काम शुरू कर सकते हैं, जिससे उन्हें फायदा होगा। हम लोग को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का यदि लाभ मिले तो इससे हम लोग और ज़्यादा कुछ फायदा होगा। अभी स्थिति यही है, दूसरा से महाजन से लाते हैं, काम करके फिर दे देते हैं, फिर मजदूरी मिलता है और कुछ नहीं। कुटीर उद्योगों में काम करने वाले ये कारीगर मूल रूप से पूंजी के अभाव में मजदूरी करते हैं और इनसे काम लेने वाले महाजन मोटा मुनाफा कमाते हैं। विश्वकर्मा योजना शुरू होने से इन मजदूरों को भी ऋण मिलेगा और ये अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकेंगे। बांका से नंदन कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं।
जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुण कुमार ने मानव अधिकारों के महत्व और कल से दिल्ली में शुरू हो रही एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के सम्मेलन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मानव अधिकार व्यक्ति को जन्म से मिलते हैं, जिनका संरक्षण बेहद जरूरी है। मानवाधिकार एक ऐसे अधिकार हैं जो कि व्यक्ति को अपने जन्म से प्राप्त होते हैं। अगर हम ये सोचें कि संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं तो ये गलत होगा, ये कानून के द्वारा प्रदत्त हैं तो ये गलत होगा। प्रत्येक कानून की जांच इस आधार पर होती है उसकी लागू करने से पूर्व क्या ये मानवाधिकारों का संरक्षण करते हैं। तो मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा का और समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार उसके जन्म के साथ प्राप्त होता है और सबके अधिकार जो भी व्यक्ति हैं उनके बराबर अधिकार के साथ प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति की जो जन्म लेता है उसकी गरिमा समान होती है। इस समानता के अधिकार पर ये मानव अधिकार आधारित हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन की कल से दिल्ली में शुरुआत होने जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। ये तीसरा मौका है जब ऐसा सम्मेलन दिल्ली में होने जा रहा है। और आज गणेश चतुर्थी है। आज भी देश के विभिन्न हिस्सों में लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। इस अवसर पर कहीं गणपति की बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित की गई तो कहीं चंद्रयान 3 से प्रेरित होकर पंडाल तैयार किए गए। देश भर में आज गणेश चतुर्थी में सजे पंडालों के ये दृश्य हैं जो आप देख रहे हैं। देश भर में आज लोगों ने गणेश चतुर्थी का पूजन किया। और न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। आपको छोड़े जा रहे हैं देश की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। केरल के कोझिकोड जिले से निपाह वायरस संक्रमण की जांच के लिए 23 और सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। वहीं चमगादड़ का सर्वे करने वाली टीम को भी चमगादड़ की स्थानीय आबादी में निपाह वायरस का कोई प्रमाण नहीं मिला है। नूह हिंसा मामले में संलिप्तता पाए जाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कांग्रेस विधायक मामन खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विधायक मामन खान पर नूह में शोभा यात्रा के दौरान एक समुदाय विशेष को भड़काकर यात्रा पर हमला कराने का आरोप है। निर्वाचन आयोग का एक उच्च स्तरीय दल राज्य में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए 3 अक्टूबर से तेलंगाना का दौरा करेगा। 3 दिवसीय यात्रा के दौरान टीम निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए तेलंगाना के सभी 33 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक, साथ ही पुलिस आयुक्त आयोग की टीम के सामने विस्तृत प्रस्तुति देंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने लश्कर आतंकी उजैर खान को ढेर कर दिया। मुठभेड़ स्थल के करीब एक और आतंकी का शव मिला है। तलाशी अभियान जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। पूर्वोत्तर भारत से लेकर गुजरात तक बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 20 और 21 सितंबर को भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। न्यूज नाइट के